हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। और हम मौलिक अधिकार की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एक एक अनुच्छेद पढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमने आपको समानता का अधिकार पढ़ाया जिसमें 5 अनुच्छेद के बारे में बताया। आज स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया, उसमें एक अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ाया है। अभी विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अब आज आपको अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, ये भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एक थोड़ा सा टिपिकल है ये, तो आइए देखते हैं हम इसे। अनुच्छेद 20, इसमें 3 पॉइंट है। मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट ये है कि व्यक्ति को अपराधी तभी घोषित किया जाता है, तभी घोषित किया जा सकता है जब उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो उस समय लागू विधि के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता हो। मतलब ऐसे है कि जैसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, तो अगर उस अपराध के लिए बाद में कोई कानून बनता है तो व्यक्ति को बाद वाले कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। पहले जिस समय उसने अपराध किया है उस टाइम जो उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। ऐसे समझिए उसको। पहला पॉइंट ये है कि व्यक्ति को अपराधी तभी घोषित किया जा सकता है जब उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो उस समय लागू विधि के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता हो, तो वो अपराधी होगा और उतना ही दंड मिलेगा जितना उस विधि में विधान बनाया गया होगा। दूसरा पॉइंट है कि उसे एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड, 2 प्रकार का दंड नहीं दिया सकता। ये थोड़ा सा इसको जानने के, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड मतलब ऐसा नहीं है कि दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। पहले इसको जान लेते हैं। और तीसरा है खुद के विरुद्ध गवाही, खुद के खिलाफ, खुद के विरुद्ध जो है साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ, खुद के विरुद्ध गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। 3 बातें हैं। पहला है कि बताया कि भाई व्यक्ति को अपराधी तभी घोषित किया जाएगा जब उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो उस समय लागू विधि के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता हो। दूसरा है कि उसके लिए एक ही मतलब उसे जो है उतना ही दंड मिलेगा जितना, उतना ही दंड मिलेगा। इसको भी लिख देते हैं। 3 ही पॉइंट के अंदर ये पूरा अनुच्छेद 20 घूमता है। उतना ही दंड मिलेगा जितना विधि में लिखा गया, में विधान हो, उतना ही दंड मिलेगा जितना विधि में विधान हो। तो अब ये 3 बातें, इन्हीं 3 बातों के इर्द गिर्द ये अनुच्छेद 20 घूमता है। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, ये आपका मौलिक अधिकार है। अर्थात अपराधियों को भी, उनके भी मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है इसमें। अच्छा, अब देखिए, पहला तो है कि भाई उतना ही दंड मिलेगा जितना उस विधि में विधान है। तो मान लिया कि 25 जनवरी के पहले बलात्कार के लिए 10 साल की सजा थी। बाद में अगर फांसी की सजा कर दी गई, तो यदि किसी व्यक्ति ने अपराध पहले का किया हो, 25 जनवरी के पहले का किया हुआ है, तो उसे जो है 10 साल की ही सजा मिलेगी। यदि उसने उसके बाद, कोई व्यक्ति अब उसके बाद अपराध करेगा, जैसे सरकार ने अब ऐसे कुकृत्य करने वाले अपराधियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया है। जो लोग छोटे बच्चों के साथ अगर कुकृत्य करते हैं तो उनके लिए, तो यह बातें जब से लिखी गई हैं तब से लागू मानी जाएंगी। अगर उसके बाद जैसे नियम बना दिया गया भारत में, जो विधि है वो भविष्य लक्षी कही जाती है। जो न्यायिक विधियां, इस तरह की विधियां, आपराधिक विधियों के खिलाफ जो कानून बनते हैं, तो घटना के बाद विधान बनाया गया तो उसके तहत उसे सजा दी जाएगी। ये है। तो ये तो बातें हल्की सी हो गई। दूसरा जो पॉइंट है कि एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है
इसी को थोड़ा समझना है। ये देखिए, एक जो है एक घटना हुई राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, उसको आप समझिए। वो बड़ा बढ़िया मुकदमा है, उस पे आपको खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड, कैसे उनकी फांसी रुक गई, क्या हो गया, इसके बारे में है। जैसे ये बड़ा बड़ा ही टिपिकल मुद्दा था। 21 मई राजीव गांधी की हत्या हुई, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 21 मई 1991 को उनकी हत्या हो गई। लिट्टे के आतंकवादियों ने उनकी हत्या करी, तो हत्या हो गई। अब इनको हत्यारों को गिरफ्तार किया गया, ट्रायल चला। 1994 में इनको फांसी की सजा हुई। ध्यान से जरा सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1994 में फांसी की सजा हुई। 1994 में फांसी की सजा हो गई। इन्होंने क्या किया, इसे मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मद्रास हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई। या 1998 में यहां पर ये निर्णय हुआ, मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आया। यहां पर भी इनकी फांसी की सजा बरकरार रही। फांसी की सजा बनी रही। फिर ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। तो 2004 में निर्णय आया और अभी भी ये सजा बनी ही रही। फांसी की सजा इनकी बनी रही 2004 में। अब इसके बाद अपने देश में भी इस तरह की व्यवस्था है कि अपराधी चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, उसका बिल्कुल जो है आखिरी दम तक न्याय दिलाने की बात की जाती है। तो ट्रायल कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हर जगह उनकी फांसी की सजा की। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व की हत्या हुई थी, और हत्या किसी की भी हत्या है। और अब ये लोग जो है मर्सी एक जो है भारत के संविधान में, आपको हम जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वहां पे आर्टिकल 72 के तहत दया याचिका पड़ती है राष्ट्रपति के यहाँ, कि जब व्यक्ति हर जगह से हार जाता है तो यहाँ पे मर्सी पिटीशन डालता है, दया याचिका डालता है। और फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि हो चाहे तो वो सजा फांसी को उम्र कैद में बदल दे या फांसी की सजा माफ कर दे। ये सारी बातें हम आपको राष्ट्रपति में बताएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि प्रसंग बस ये बातें आ गई तो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बढ़िया मामला है इसको समझने का कि दोहरा दंड कैसे नहीं मिलता। तो अनुच्छेद 72 के तहत ये डाल दिया इन लोगों ने, इन्होंने डाल दिया। लेकिन यहाँ एक जो है, जो अपने देश की व्यवस्थागत कमियां हैं। यहाँ देखिए क्या 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 हुआ। 1994 में ही क्लियर हो गया कि इनको फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन 1998 में हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सोच लीजिए 1994 से चल रहा है मामला। 2004 में इन्होंने रिव्यू पिटीशन, मतलब वो रिव्यू पिटीशन नहीं, मर्सी पिटीशन दाखिल की। मर्सी पिटीशन 2004 में दाखिल करी, और 2004 से लेकर 2011 में राष्ट्रपति ने कहा कि फांसी की सजा इनको दी जाएगी, फांसी की सजा इनको मिलेगी। अब देखिए, यहां तक तो मामला ठीक था। ये कहानी थी एक छोटी सी कि भाई 2000 ये 7 साल लग गए राष्ट्रपति को अपनी दया याचिका के निस्तारण में, उनकी दया याचिका के निस्तारण में 7 वर्ष लग गए। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि फिर से जब राष्ट्रपति ने यह कहा कि फांसी की सजा इनको मिलेगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से रिव्यू वहां पे पिटीशन डाल दी मद्रास हाई कोर्ट में। राजीव गांधी के हत्यारों के वकील ने मद्रास हाई कोर्ट में जबरदस्त बहस करी, और वहां उस वकील ने इस तरह बताया कि भाई एक ही अपराध के लिए इस तरह तो आपने 3 प्रकार की सजाएं दे दी। तो अब ये बातें अब आपके मन में आएगा कैसे 3 प्रकार की सजा। पहले कि 1994 में उनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। 1994 से लेकर 2011 तक, 1994 से लेकर 2011 तक लगभग कितना, 2011 से लगभग 17 वर्ष तक ये लोग जो है इस मानसिक प्रताड़ना के शिकार रहे कि भाई हमें फांसी की सजा मिलेगी,
तो व्यक्ति घुट घुट के जिया, तिल तिल होके मरा। ये एक बात आई। उसके बाद ये हुआ कि 1994 में उनको जो है 1994 से लेकर 2004 तक, इतने दिन तक जो है 2004 का 2011 तक, 1991 में उन्होंने हत्या करी, गिरफ्तार कर लिया गया। 2011 तक लगभग 20 साल तक उन्होंने 20 वर्ष की सजा भुगत ली है। और उसके बाद फांसी भी उनको देनी है। 2 प्रकार का दंड हो गया। तीसरा हो गया कि आपने, तो यहाँ पे मामला ये व्यवस्थागत खामियों के नाते मामला फंस गया, तो मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाई, वो किस, अब आपके दिमाग में किस अनुच्छेद, यही अनुच्छेद 20 में जो बातें लिखी हैं कि एक ही अपराध के लिए 2 प्रकार के दंड नहीं दिए जा सकते, इस आधार पे मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब आपके दिमाग में बात आएगी, यार इस तरह तो हर फांसी के सजा पाए गए अपराधी को फांसी की सजा पाए हुए अपराधी को बचाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वहां पर ये 2004 से 2011 के बीच जो ये 7 साल का इंटरवल हुआ लंबा, कि 2004 से मतलब 7 साल लग गए राष्ट्रपति को दया याचिका निस्तारित करने में। थोड़ी सी बात थी, लेकिन फिर भी अब वो राजनीति का मसला होता है कि लोग उनको दें सजा ना दें, इलेक्शन हुआ देखें उसका असर क्या पड़ेगा, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन हमें संवैधानिक बातें ये जाननी है कि देखिए ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये, कि भाई एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड, उनको फांसी की सजा रोक दी गई, नहीं दी गई, तो एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड, 2 प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। अब मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, एक बार और बता देता हूं मैं। 91 में अपराध हुआ, 94 में उनको सजा दे दी गई। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, हर जगह उनकी सजा को जो है बरकरार रखा गया। इसके बाद उन्होंने मर्सी पिटीशन डाली, लेकिन मर्सी पिटीशन मतलब दया याचिका को निस्तारित होने में जो 7 वर्ष एक्स्ट्रा लग गए, इसका फायदा उनके वकील ने उठाया और उसको जो है डाल दिया वहां पे इस अनुच्छेद का, 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, कि भाई व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए आपने तो 3 प्रकार का दंड, 20 साल वो पहले उसमें रहे, 17 साल इस मानसिक प्रताड़ना के शिकार रहे कि हमें अब फांसी, किसी व्यक्ति को कह दिया कल आपको फांसी दी जाएगी, एक रात में उसकी क्या हाल होगी आप सोचिए। और ये वक्त हो गया 17 वर्ष लग गया इनको। तो इस तरह उनके वकील ने जीरा बहस करी और उस पर जो है रोक लगी। खैर उस पर क्या हुआ उस पर हम नहीं जाएंगे बहुत, लेकिन ये अनुच्छेद 20 में मौलिक अधिकार में ये 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण में यह एक दोहरे दंड का जो प्रावधान है, ये थोड़ा सा पॉइंट है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला तो हो गया कि भाई वही उतना ही सजा मिलेगी जितना उस समय किए गए अपराध के तहत जो कानून में विधान है उतना ही दंड मिलेगा। दूसरा, एक ही अपराध के लिए 2 प्रकार के दंड नहीं दिए जा सकते, एक है और लेकिन तीसरा ये है, तीसरा ये है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जैसे आप लोग सुनते होंगे ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ना, झूठ पकड़ने वाली में लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट। तो अभी सेल्वी एक मुकदमा आया, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ये मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी एक्सप्लेन किया कि भाई व्यक्ति को उसके अधिकार है, उसको जो है अपने एक ही अपराध मतलब खुद के खिलाफ गवाही देना एक तरह से 2 प्रकार का दंड हो गया। व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना का शिकार होगा, तो एक ऐसे व्यक्ति को मतलब इस समय उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। तो अब इस कंडीशन में तो भाई कैसे जो है पुलिस कार्रवाई करेगी, ये बात भी आई। तो ये हुआ कि ये बातें कह दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सामान्य नागरिक को अगर गिरफ्तार किया गया, व्यक्ति मतलब पेशेवर अपराधी नहीं है, तो उसके लिए ये छूट है। लेकिन पेशेवर अपराधी है जो कि झूठ बोलने का माहिर है, जो मानेगा ही नहीं, इसका वो लाभ लेगा और छूट जाएगा। लेकिन अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपराध महिलाओं के खिलाफ हुआ हो
या देशद्रोह जैसा अपराध हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का ब्रेन मैपिंग भी हो सकती है, नार्को टेस्ट भी हो सकता है, झूठ पकड़ने के लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है। तो ये 3 बातें हैं जो आपके अनुच्छेद 20 के तहत हैं। और तो अपने यहाँ अनुच्छेद 20 पहला बता दिया हमने आपको कि भाई उतना ही दंड मिलेगा जितना विधि में विधान बनाया गया है। दूसरा, उसे अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जो हमने अभी आपको बताया। ये सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इसको और क्लैरिफाई किया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो या ऐसा कृत्य हो जो बिल्कुल क्षमा के योग्य ना हो और देशद्रोह हो, ऐसी स्थिति में अपराधी यह नहीं कह सकता कि हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम वो ब्रेन मैपिंग नहीं करवाएंगे, हम जो है वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं करवाएंगे वहां पर। लेकिन सामान्य नागरिक, सामान्य अपराधी अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको इससे छूट दे दी गई है। अब उससे पूछा जाएगा कि भाई आपका किया जाएगा क्या, उसकी अनुमति ली जाएगी। अगर वो अनुमति दे दिया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। खैर वो तो बात की बात है। तो इतनी बातें हैं जो अनुच्छेद 20 में आती हैं। लेकिन एक बात और, वहां पे मैंने कहा कि एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। हमने वो आपको ये मुद्दा बताइए, टॉपिक बताइए, मुकदमा राजीव गांधी वाला। लेकिन यदि व्यक्ति कर्मचारी है, यदि अपराध करने वाला कर्मचारी है, तो उसे न्यायिक के साथ साथ विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। बस जैसे लोग निलंबित कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 20 है, यहां से भी ये क्वेश्चन आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। आप लोग जरा इसको ध्यान से देखिएगा, मुझे सुन के अपने नोट्स में बढ़िया से इसको मेंशन कर लीजिएगा और पढ़िएगा। मैं ये यहाँ पे मैंने जो व्याख्या यहाँ पे अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने। दोस्तों, मौलिक अधिकार में मैंने आपका स्वतंत्रता के अधिकार में ये दूसरा अधिकार पढ़ाया। पहला विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ाया, वहां से मैंने बताया था कि बहुत सारे वहां पे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई थी और साथ ही यह बताया था कि उस पर कैसे रोक लगेगी। वो सारी बातें हो गई वहां से, उससे बाहर भी प्रश्न नहीं आने हैं। और ये दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। मूल बात तो उतना ही पूछा जाता है, लेकिन यदि आप जो है सिविल की तैयारी करते हैं तो ये सारी बातें भी आप मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी इस पे जो है लिखने को आता है तो वहां पे आप मेन के लिए भी ये पॉइंट काम करेंगे, अगर आप बढ़िया से इसको सुन लेंगे तो। मुझे उम्मीद है आप जरूर सुनेंगे। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग अपना अमूल्य समय मुझे दे रहे हैं, लगातार अपना समर्थन बनाए हुए हैं। इसके लिए आप सभी का दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।